नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का चौथा मेडल पहलवान रवि दहिया ने पक्का किया। उन्होंने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरी इस्लाम सनायेव को पटखनी दी। अब फाइनल जुमेरात के रोज़ होगा, जहां रवि गोल्ड या सिल्वर के लिए दांव लगाएंगे। सेमीफाइनल में रवि एक वक्त 8 पॉइंट से पीछे चल रहे थे, लगा कि वो हार जाएंगे, लेकिन 1 मिनट बाकी रहते रवि ने कजाक पहलवान को चित करते हुए मुकाबले से ही बाहर कर दिया। उन्हें विक्ट्री बाई फॉल रूल से विनर करार दिया गया। उधर दीपक मुनिया 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में हार गए। उन्हें अमरीकी पहलवान डेविस मॉरिस टेलर ने एक तरफा अंदाज में 10-0 से हराया। हालांकि अभी दीपक के लिए ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद बरकरार है। पहली बार ओलंपिक खेल रही 23 साल की हिंदुस्तानी खातून बॉक्सर लवलीना बोरगोहन ने सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बावजूद तारीख लिख दिया है। वो ब्रॉन्ज लेकर ही हिंदुस्तान लौटेंगी। ऐसा करने वाली वो दूसरी खातून बॉक्सर हैं। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था। 69 केजी वेट कैटेगरी के इस मुकाबले में लवलीना वर्ल्ड नंबर 1 तुर्की की बुसेनाज सुरमेली के खिलाफ लड़ रही थी। उम्र में और तजुर्बे का फ़र्क साफ नज़र आया, लेकिन बुसेनाज को लड़खड़ा देने वाली लवलीना के कुछ मुक्कों ने बता दिया कि अगली बार के लिए उम्मीदें सुनहरी हैं। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद लवलीना ने कहा कि मेडल जीतने की खुशी है। जितना सोचा था उतना नहीं हासिल कर पाई। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रॉब्लम हुई। यही सोचकर तैयारी की थी कि मुझे गोल्ड चाहिए। हम लोगों को कोविड की वजह से इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी। पुणे में ट्रेनिंग की, लड़कों के साथ भी लड़ाई लड़ते थे। ओलंपिक में वुमेन्स हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। अर्जेंटीना ने हिंदुस्तान को 2-1 से हराया। हिंदुस्तान की जानिब से इकलौता गोल गुरप्रीत ने दूसरे ही मिनट में कर दिया था। इसके बाद अर्जेंटीना की कप्तान मारिया नोएल ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में गोल कर हिंदुस्तानी टीम पर लीड ली और इसे आखिर तक बनाए रखा। हालांकि हिंदुस्तान की मेडल की उम्मीद अभी टूटी नहीं है। ब्रॉन्ज के लिए टीम ब्रिटेन से मुकाबला करेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में हिंदुस्तानी गोलकीपर सविता पूनिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। उन्होंने मैच में 9 बार तयशुदा दिख रहा गोल नहीं होने दिया था। अर्जेंटीना की टीम काउंटर अटैक और दोनों प्लैंक से हमला करने में माहिर है और उसने ऐसा दिखाया भी। अर्जेंटीना को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले, इसमें से उसने 2 को गोल में कन्वर्ट किया। सविता ये अटैक नहीं रोक पाई। हिंदुस्तान को पेनल्टी कॉर्नर के 4 मौके मिले और उसने 1 को ही गोल में बदला। हिंदुस्तानी टीम 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में आई थी। अब उसका मुकाबला ब्रॉन्ज के लिए ब्रिटेन से होना है। अगर टीम ये मुकाबला जीतती है तो 51 साल में मेंस और वुमेन्स मिलाकर हिंदुस्तान का हॉकी में पहला मेडल होगा। हिंदुस्तान ने आखिरी मेडल 1980 में मेंस हॉकी इवेंट में गोल्ड के तौर पर हासिल किया था। इस ओलंपिक में पुल स्टेज का मुजाहरा देखें तो हिंदुस्तान और अर्जेंटीना लगभग बराबरी पर थे। हिंदुस्तान ने 7 तो अर्जेंटीना ने 8 गोल किए थे, लेकिन कम गोल खाने के मामले में अर्जेंटीना की टीम बेहतर रही। पूल मैचों में हिंदुस्तान ने 14 और अर्जेंटीना ने 8 गोल खाए थे। हालांकि अपने अपने क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें क्लीन शीट रखने में कामयाब रहीं। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने नेजा फेंकने यानी जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अपनी मुहिम का आगाज इंतहाई शानदार तरीके से किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 86.65 मीटर पर नेजा फेंककर फाइनल में मुकाम हासिल किया। फाइनल में अहलियत के लिए नीरज को 83.50 मीटर से ज़्यादा नेजा फेंकना था, जब उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में 86.65 मीटर नेजा फेंका और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें 24 अक्टूबर को भिड़ सकती हैं। एक न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले की तारीख तय हो गई है। ये मैच दुबई के ग्राउंड पर खेला जा सकता है। हालांकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछला मुकाबला 2016 में खेला गया था। ये भी T20 वर्ल्ड कप मैच था। दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में 5 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इन सभी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया है। ओवरऑल T20 की बात करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 8 मैच खेले हैं। इसमें टीम इंडिया ने 7 और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच जीता है। मैच हिंदुस्तान ने टाई के बाद बॉल आउट में जीता था।
इस बार T20 वर्ल्ड कप यूएई और ओमान में खेला जा रहा है। पहले वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में खेला जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से आईसीसी ने वेन्यू को बदल दिया। हालांकि बीसीसीआई ही इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। आईसीसी ने पिछले महीने ही वर्ल्ड कप ग्रुप का ऐलान किया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सुपर 12 के एक ही ग्रुप में रखा गया। ये दोनों टीमें ग्रुप 2 में हैं। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी शामिल हैं। वहीं सुपर 12 के ग्रुप 1 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को रखा गया। हर ग्रुप में 6-6 टीमें होंगी। ग्रुप की दीगर टीमों का फैसला वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड के नतीजे से तय होगा। वर्ल्ड कप का इनेकाद 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगा। क्वालिफाइंग राउंड मिलाकर जुमला 45 मैच खेले जाएंगे। इसमें से क्वालिफायर राउंड में 12 मैच और सुपर 12 राउंड में 30 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मैच भी खेला जाएगा। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का तीसरा हफ्ता भी अब तक काफ़ी हंगामेदार रहा। पेगासस जासूसी मामले और नए ज़रई क़वानीन को लेकर अपोजिशन लगातार मरकज़ी हुकूमत पर हमलावर है। चारशंबे के रोज़ भी जासूसी मामले पर दोनों ऐवानों में हंगामा जारी रहा। अपोजिशन के हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जुमेरात सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के हंगामे के बीच राज्यसभा में 40 मिनट के अंदर लिमिटेड लिबर्टी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 और डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी बिल 2021 पास हुआ। इससे पहले इस ऐवान में एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2021 भी पास हुआ। वहीं लोकसभा में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 पास हुआ। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने तृणमूल कांग्रेस के 6 एमपीज को आज दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया। इनमें डोला सेन, नदीमुल हक, आप्रीति घोष, मौसम नूर, शांति छेत्री और अबीर रंजन बिस्वास शामिल है। ऐवान में तख्तियां दिखाने और हंगामा करने को लेकर यह कार्रवाई हुई। ग्यारहवीं लोकसभा के सदस्य जिन्होंने उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सुरेंद्र यादव गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री सुरेंद्र यादव का निधन 78 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल 2021 को खलीलाबाद में हुआ। श्री दामोदर बरकू शिकंदा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के दहानू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री शिंगांदा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, याचिका संबंधी समिति और विदेश मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री दामोदर बरकू शिंगंदा का निधन 66 वर्ष की आयु में 2 मई 2021 को पालघर में हुआ। श्री दाभाई बल्लभ भाई पटेल 13वीं 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के दमन और दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पटेल विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे दमन और दीव प्रदेश परिषद के सदस्य भी रहे। श्री दबा भाई बल्लभ भाई पटेल का निधन 76 वर्ष की आयु में 3 मई 2021 को बंबई में हुआ। श्री शिवराज सिंह लोधी 15वीं लोकसभा के सदस्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. The question is that the Airports Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha will be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Jyotiraditya M. Scindia to move that the bill be passed. महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये विधेयक पारित किया जाए. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. आप सीट पर जाएं, अगर नो चाहते हैं तो मैं डिवीजन करा दूंगा. आप सीट पर जाएं, आप मेल में खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, डिवीजन की बात कर रहे हैं. तो the question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 5th August 2021. 14 अपोजिशन पार्टीज के 18 कायदीन ने चारशंबे के रोज एक जॉइंट मीडिया स्टेटमेंट जारी किया. इसके जरिए पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी मामले और ज़राई कानूनों पर बहस की मांग की गई. इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की एक्टिविटीज़ की वजह से अब जो जद्दोजहद चल रही है, जो कार्रवाई नहीं चल रही है, इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है. हुकूमत अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है. पूरा अपोजिशन एकजुट है और ऐवान के दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों में वज़ीर दाखिला से पेगासस मामले पर जवाब चाहता है, क्योंकि ये एक कौमी हिफाजती का मामला है. एक तरफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामे की वजह से कार्रवाई मुतासिर हो रही है और दूसरी तरफ एक के बाद दीगरे कई बिल हंगामे के दरमियान ही मोदी हुकूमत ने पास करवा लिए. इस ताल्लुक से अपोजिशन ने एतराज़ जाहिर किया. पेगासस जासूसी तनाज़ा और ईंधन की कीमतों में इजाफे पर बहस के इशू पर ऐवान बाला में पैदा रखना अंदाजी के दरमियान अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत पार्लिमानी अमल में तखफीफ कर रही है, जो मुनासिब नहीं है. राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी हुकूमत ने 57 मिनट में कौमी अहमियत के 10 बिलों को पास करा दिया. पार्लियामेंट को हुकूमत के जरिए हर बिल को अक्स बंद करने, गौर खौस करने और पास करने के लिए 9.7 मिनट का वक्त दिया गया था. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार जमहूरी और पार्लिमानी अमल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यकसा नज़रियात वाली अपोजिशन पार्टियां मॉनसून इजलास शुरू होने से लेकर कई इशूज़ पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत की मुखालिफत कर रही हैं, लेकिन हुकूमत नहीं सुन रही है. And he is committed to poor people's problems, how to solve it. Therefore, he is trying to get all political parties together, and he requested them, forget your local politics, regional politics. Whatever we are facing a national problem, in the interest of the country and the interest of our liberty and to save the constitution and democracy and to save various institutions like press, army, the opposition leaders, judges. So this is a very I can say that this problem is a national problem and also our internal and external security. Therefore, we want to have discussion on Pegasus first, and we are also ready to discuss farmers' issue, inflation, fuel prices, and other issues also which are very important. We all opposition parties have agreed, but unfortunately government is not ready to respond it. पार्लियामेंट के मानसून सेशन में नए ज़राई क़वानीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है. चारशंबे को इसका असर पार्लियामेंट के बाहर भी दिखने को मिला. इस मामले पर कांग्रेस एमपी रवनीत सिंह बिट्टू और शिरोमणि अकाली दल एमपी और साबिक़ मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल के बीच जुबानी जंग हुई. प्ले कार्ड्स लेकर पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा कर रही बादल और अकाली एमपी से बिट्टू ने कहा कि आपका ये मुजाहरा नकली है. कांग्रेस एमपी ने कहा कि जिस वक्त हुकूमत ज़राई क़वानीन पार्लियामेंट में पास कर रही थी, उस वक्त
शिरोमणि अकाली दल हुकूमत के साथ थी। उसके किसी भी कायद ने मरकजी हुकूमत के बिल पर एतराज़ नहीं जताया। पार्लियामेंट में जब बिल पास हो गया तब किसानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए शिरोमणि अकाली दल के कायदीन ने घर जाकर इस्तीफा दिया। ये लोग रोज़ ड्रामा करते हैं, जबकि इन लोगों के कैबिनेट में रहते हुए बिल पास हुआ। इस पर साबिक मरकजी वजीर हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि जब बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था तो कांग्रेस ने बिल के वक्त वॉकआउट क्यों किया था? जब पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा था उस वक्त राहुल गांधी कहाँ पर थे? उस वक्त वो किसानों की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? राहुल और सोनिया गांधी ने बिल की मुखालिफत में पार्लियामेंट में अपनी बात क्यों नहीं रखी? उन्हें ड्रामा कर रहे हो। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के, तुसी बिल कराया पास कर, तुसी पहले कहो ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? तुसी कैबिनेट सी या नहीं? होगा मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो, कहने मैं मंत्री नहीं सी, तुसी कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों जदों बिल पास होया, कैबिनेट के बिच बैठे सी। एक बार भी इन्होंने ऑल्टरनेटिव बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल दिया। एक कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी की तोमर के नाल बैठे सी, नाल बीएसपी, ये बिल पास कराने वाले कैबिनेट मंत्री सी। ये सच्चा झूठ है, बोलो तुसी, ये बोलो सच्चा झूठ। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कब दिया? बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने में 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची से रेप और कत्ल के मामले में कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने चारशंबे के रोज़ मुतासिरा खानदान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि मुतासिरा खानदान इंसाफ चाहता है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मुतासिरा खानदान का कहना है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्हें मदद की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि इंसाफ मिलने तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बता दें कि इस मामले में नंगाल गाँव के शमशान में वाक़ मंदिर के पुजारी राधेश्याम समेत 4 लोग मुलजिम हैं। राहुल के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि इस ख़ानदान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली हुकूमत उन्हें 10 लाख रुपए की मदद देगी। इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच करवाई जाएगी। इसके लिए टॉप वकील अपॉइंट किए जाएंगे ताकि मुजरिमीन को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने भी मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात की और कहा कि उनकी तंजीम बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए ही मुजाहरा करेगी। घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बात बच्चे के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम उनकी मदद करने का है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। यानी कि ये घटना है, किस बिल्कुल मेरा बेटा कौन बोलेगा पापा? मेरा बेटा ना, मेरा बुढ़ापे को सारा, मेरा बुढ़ापे को मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा यानी कि ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बात बच्चे के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा काम सिंध नदी ने ग्वालियर चंबल अंचल में तबाही मचा दी। पहली बार सिंध नदी का इतना एग्रेसिव रूप लोगों ने देखा है। चारशंबे की सुबह दातिया ज़िले में सिंध नदी पर बने सेवड़ा और इंदुरखी पुल बह गए। दोपहर में शिवपुरी ज़िले में नरवर ग्वालियर को जोड़ने वाले पुल का काफ़ी हिस्सा नदी में बह गया। इसके पहले मंगल के रोज़ सिंध नदी के बहाव में रतनगढ़ वाली माता और लांच पिछौर का पुल भी बह गया। अब दतिया ज़िले के गोराघाट, भिंड के अमायन नदी के महिंद्रा घाट का पुल भी खतरे में है। दोनों पुलों पर पानी आ गया है। ककेटो और
मड़ीखेड़ा बांध से पानी छोड़ने के बाद मंगल की दोपहर से लगातार सिंध नदी में पानी बढ़ रहा है। सिंध नदी के उफान पर आने से अब तक दतिया जिले के 4 पुल और शिवपुरी जिले का 1 पुल टूट चुके हैं। सिंध नदी पर ही मड़ीखेड़ा डैम के नीचे से पुल पर दरार आ गई है। वहीं गोराघाट और भिंड जिले के अमायान पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और एसपी से चंबल और सिंध नदी के पानी के लेवल की जानकारी ली। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बीहड़ में पानी भरने से नाव नहीं चलाई जा सकती। रेस्क्यू करने के दौरान भी बेहद मुहतात रहना पड़ता है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल बन जाता है। चलो कर्नाटक में चाशंबे के रोज़ वसवराव बोम्माई की हुकूमत में काबीना की तौसीह कर 29 MLAs को वजारत का ओहदा दिलाया गया। इस हुकूमत में किसी को नायब वज़ीर आला की कुर्सी नहीं मिली, जबकि येदियुरप्पा की पिछली हुकूमत में 3 डिप्टी CM बनाए गए थे। साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा के बेटे और बीजेपी के रियासती नायब सदर BY विजेंद्र का नाम लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। गवर्नर थावरचंद गहलोत राजभवन में उन्होंने नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। CM बोम्माई ने कहा कि वजारत की तौसीह से पहले दिल्ली में पार्टी आला कमान से बातचीत की गई। मंगल की रात तक हुई बातचीत के बाद लिस्ट तय की गई। इसके बाद उन्होंने लिस्ट गवर्नर को भेजकर उनसे बात की। वजारत में नए और तजुर्बेकार दोनों वज़रा शामिल किए गए हैं। रंजीत सागर डैम की झील में मंगल के रोज क्रैश हुए फौज के हेलीकॉप्टर के लापता दोनों पायलटों का 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया। चाशुंबे को फिर से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल SS भाट और को पायलट कैप्टन जयंत जोशी हादसे के बाद लापता चल रहे हैं। दोनों पायलटों की खोज के लिए दिल्ली से स्पेशल सर्च टीम बुलाई गई है। सर्च टीम के तैराक झील में कई फीट गहरे पानी में उतरे, लेकिन दोपहर बाद तक भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसकी एक वजह झील की ज़ायद गहराई को भी माना जा रहा है। जिस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां पर झील की गहराई 200 फीट बताई गई है। फौज के जवान, मकामी पुलिस और पैरा कमांडोज की स्पेशल टीम्स भी मौके पर पहुंची हैं। मंगल की सुबह रूटीन प्रैक्टिस के लिए मामून कैंट से 10:30 बजे उड़ान भरने के 20 मिनट बाद फौज का रुद्रा हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम की झील में क्रैश हो गया था। हादसे के बाद पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल SS भाट और कैप्टन जयंत जोशी लापता हो गए थे। अभी तक की तलाश में सर्च टीम को पायलट का हेलमेट, जूता और बैग मिले हैं। हेलीकॉप्टर 30 किलोमीटर दूर कठुआ में बसोहली के गांव पलाही के पास क्रैश हुआ। 90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली झील का 60% हिस्सा जम्मू कश्मीर और 40% एरिया पंजाब में है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिली धमाको अशिया से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन के कत्ल के मामले में नया खुलासा हुआ है। मंगल के रोज इस मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया कि मनसुख का कत्ल करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे। NIA ने इस मामले में चार्जशीट पेश करने के लिए कोर्ट से 30 दिन का वक्त मांगा है। मनसुख मामले में चार्जशीट पेश करने के लिए स्पेशल कोर्ट ने 9 जून को NIA को 2 महीने का वक्त दिया था। NIA का कहना है कि इस मामले में फंडिंग किसने की थी ये पता लगाने की जरूरत है। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि अब तक 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। एक टीम ने जांच के लिए दिल्ली जाकर भी कुछ लोगों से पूछताछ की है। मनसुख मामले में NIA ने 2 फोन कब्जे में लिए हैं। ये फोन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन के सरबराह तहसीन अख्तर के पास से बरामद किए गए थे। अख्तर ने ये बात कबूल की है कि ये दोनों फ़ोन उसी के हैं। इस बारे में NIA ने अदालत में बताया कि इन फ़ोनों की जांच से भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं, इसलिए कुछ और वक्त चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों में फिर इजाफा हो रहा है। आज रात 9 बजे तक कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 20 करोड़ को पार कर गई है। worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक
दुनिया भर में अब तक 20,05,95,189 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें से 42,64,951 की मौत हो गई है। अब तक 18,07,07,76,514 अफराद इस बीमारी से रिकवर हुए हैं, लेकिन अब भी पूरी दुनिया में 1,55,53,724 अफराद का इलाज चल रहा है। इनमें से 93,194 की हालत तशवीशनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 4,24,717 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 7,766 अफराद की मौत हुई है। चीन के वुहान शहर में जून 2020 के बाद पहली बार नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके बाद हुकूमत ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि वो शहर के सभी 1,10,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराएगी। इसके साथ ही वुहान में स्कूल, कोचिंग और कुछ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वो मास्क लगाएं। इंतजामिया ने सभी तालीमी इदारों के मैनेजमेंट से उनकी सेहत की निगरानी बढ़ा दी है। टीचर्स और तुलबा का वैक्सीनेशन तेज़ किया जा रहा है। दरअसल पूरी दुनिया में वुहान से ही कोरोना की शुरुआत हुई थी। वुहान चीन के सूबे हुबई की राजधानी है। ओहदेदारों के मुताबिक वुहान में पीर के रोज़ 7 नए कोरोना मरीज मिले, इसीलिए इंतज़ामिया काफ़ी एहतियात बरत रहा है। इससे पहले हुनान के 2 शहरों झांगजियाई और जुजाओ में भी इन्फेक्शन बढ़ने लगा था। दोनों शहरों के 20 लाख लोगों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में एक दिन की गिरावट के बाद फिर उछाल आया है। मंगल के रोज 42,530 मरीज मिले। पीर के रोज 30,029 मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटों में 36,552 मुतासरीन ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 561 की मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 5,396 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब 4,04,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा तशवीश केरल बढ़ा रहा है। यहां मंगल के रोज 23,676 नए केसेस मिले। पीर के रोज यह आंकड़ा 13,984 था। रियासत के एक्टिव केसेस में भी 9,959 का बड़ा उछाल आया है। अब यहां 1,73,000 लोगों का इलाज चल रहा है। वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना होने की खबरों से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, खासतौर पर एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों के लिए। हाल ही में मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेज यानी आर्म फोर्सेज के 15,90,000 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर हुई स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाले कोरोना यानी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया। यानी कोविशील्ड लगाने वालों में वैक्सीनेशन के बाद होने वाले ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम होंगे। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को लेकर मुल्क में हुई अब तक की सबसे बड़ी स्टडी के मुताबिक मुल्क में वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना होने की शरह इसकी रेट तकरीबन 1.6% है। यानी मुल्क में पूरी तरह वैक्सीनेटेड 1,000 लोगों में से 16 लोगों को दोबारा कोरोना हो सकता है। किसी शख्स को वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद ही पूरी तरह वैक्सीनेटेड माना जाता है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की रेट का अंदाज़ा लगाने वाली ये स्टडी चंडीगढ़ PGI ने की है और यह मशहूर द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की ये स्टडी दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है। फिलहाल इसके इंटरिम रिजल्ट जारी किए गए हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि अब तक जितनी भी स्टडी हुई उनका सैंपल साइज 10 लाख से कम था, इसीलिए हम मानते हैं कि विन विन कोहार्ट यानी वैक्सीन के असर पर दुनिया भर में हुए सबसे बड़े स्टडी में से एक है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के AZW1222 फॉर्मुलेशन का मेड इन इंडिया वेरिएंट है। साथ ही ये हिंदुस्तान में चल रहे कोविड-19 वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन में इस्तेमाल हो रही अहम वैक्सीनों में से एक है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।